डियर स्टूडेंट्स, आज के इस YouTube व्याख्यान कार्यक्रम में हम BA तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के पेपर फर्स्ट पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के अंतर्गत प्लेटो के बारे में बात करने जा रहे हैं। और पिछले वीडियोस में हमने प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में उसके आदर्श राज्य की अवधारणा, न्याय की संकल्पना, शिक्षा सिद्धांत और साम्यवाद के सिद्धांत के बारे में बात की थी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज बात करने जा रहे हैं प्लेटो के लॉज नामक पुस्तक में, जो एक उपादर्श राज्य की चर्चा की गई है। सब आइडियल स्टेट उसने जो प्रतिपादित किया उसकी बात करना चाह रहे हैं। तो प्लेटो के उपादर्श राज्य को समझने से पहले हम थोड़ा ये जानें कि प्लेटो ने जो प्रमुख कृतियां, प्रमुख रचनाएं, प्रमुख पुस्तकें प्लेटो के द्वारा लिखी गई, उनमें हम नाम लेते हैं प्रमुख तौर पर रिपब्लिक का, हम नाम लेते हैं स्टेट्समैन का, और स्टेट्समैन का हम नाम लेते हैं किसका, लॉज का। ये प्रमुख कृतियां हैं और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि प्लेटो ने जो अपनी पुस्तकें लिखी वो संवाद शैली में, डायलेक्टिक मेथड में लिखी, और इन पुस्तकों में सुकरात को अपना एक प्रमुख पात्र माना, अर्थात सुकरात के माध्यम से अपनी बातों को कहलवाया इन पुस्तकों में। रिपब्लिक नामक पुस्तक में प्लेटो ने सर्वाधिक फोकस जिस बात पे किया, सर्वाधिक बल जिस बात पे दिया, वो था आदर्श राज्य की अवधारणा, आइडियल स्टेट की अवधारणा। और यह आदर्श राज्य जो था वो किस पर आधारित था, न्याय की संकल्पना के ऊपर आधारित था। और प्लेटो ने इस आदर्श राज्य का नेतृत्व किसको सौंपा, दार्शनिक शासक को सौंपा। और प्लेटो ये चाहता था कि दुनिया में आदर्श राज्य की स्थापना होनी चाहिए, तब ही एक संपूर्ण राज्य, संपूर्ण शासन प्रणाली स्थापित हो सकती है। और ये दार्शनिक राजा जो है वो विवेकशील व्यक्ति हो और वह अपने प्रज्ञा ज्ञान के आधार पर उसे किसी प्रकार के कानून के नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है। परंतु प्लेटो अपने इस आदर्श राज्य की अवधारणा को व्यवहारिक जगत में, यथार्थ की जगत में लागू नहीं कर पाया। उसका यह भी मानना था कि शिक्षा के माध्यम से दार्शनिक शासक तैयार किए सकते हैं, तो वह इस प्रयास में भी पूरी तरह से असफल रहा। तो दुनिया भर में जब वो इस बात से निराशा हुई कि वह कहीं आदर्श राज्य की स्थापना नहीं कर पाया, तो उसे अपने आप को संशोधित करने की आवश्यकता महसूस हुई। और ये संशोधन जो उसने शुरू किया अपनी दूसरी पुस्तक, और इस दूसरी पुस्तक का नाम है स्टेट्समैन, जिसका ग्रीक भाषा में दूसरा उपनाम है पॉलिटिकस। तो इस स्टेट्समैन नामक पुस्तक में प्लेटो ने कहा कि व्यवहारिक जगत में आदर्श राज्य की स्थापना संभव नहीं है। इस विचार जगत में हमें व्यवहारिक जो राज्य हैं, इन व्यवहारिक राज्यों में जब हमें आदर्श राज्य स्थापित नहीं हो सकते, दार्शनिक राजा हमें नहीं मिल सकते, तो हमें संप्रभुता विधि को सौंप देनी चाहिए। और इस प्रकार वह विवेक के स्थान पर विधि के शासन की बात अपनी इस पुस्तक में करता है। इससे अपने इस अनुभव को इसने और ज्यादा संशोधित किया, और ज्यादा परिमार्जित किया, और ज्यादा इसने सुधारा। और वो उसकी जो अंतिम कृति थी जिसका नाम था लॉज नामक पुस्तक में प्लेटो ने अपने उपादर्श राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया। और ये लॉज नामक पुस्तक जो है प्लेटो ने अपनी वृद्धावस्था में जब वह मृत्यु के करीब था तब उसने ये लॉज नामक पुस्तक लिखी। तो इस पुस्तक में कहा जाता है कि प्लेटो के जो भी राजनीतिक अनुभव थे, उन राजनीतिक अनुभवों का निचोड़, उन राजनीतिक अनुभवों का सार हमें प्लेटो की इस लॉज नामक पुस्तक में देखने को मिलता है। तो जो उसने अपने आदर्श राज्य का जो सपना था वो लागू नहीं हो पाया, साम्यवाद का सिद्धांत भी अयथार्थवादी था, और उसकी न्याय की संकल्पना जो थी वो भी कहीं क्रियान्वित नहीं हो पाई। तो उसने अपने इस कमियों को दूर करने का प्रयास किया अपनी कौन सी पुस्तक में, लॉज नामक पुस्तक में। और उस लॉज नामक पुस्तक में उसने आदर्श राज्य के स्थान पर एक यथार्थ राज्य का निर्माण करने के प्रयास किए। ऐसा राज्य जो कि विचार जगत का नहीं है, अपितु कौन सी जगत का है, व्यवहारिक जगत का है। देखिए, विचार जगत का जो राज्य था उसको तो क्या नाम दिया गया, आदर्श राज्य का नाम दिया गया। और व्यवहारिक जगत का जो राज्य है, उस व्यवहारिक जगत के राज्य को ही प्लेटो, हम किसका नाम दे रहे हैं, प्लेटो उसको उपादर्श राज्य कह रहे हैं, सब आइडियल स्टेट कह रहे हैं। तो प्लेटो का ये सब आइडियल स्टेट जो है, उस सब आइडियल स्टेट की बात कौन सी पुस्तक में की गई है, प्लेटो की लॉज नामक पुस्तक में की गई है। प्लेटो इस लॉज नामक पुस्तक में अपने अनुभव के आधार पर इस बात को महसूस करता है, इस बात को अनुभव करता है, इस बात की आवश्यकता प्रतीत होती है कि व्यवहारिक जगत में
हमें जो राज्य निर्माण करना होगा वह व्यवहारिक जगत का राज्य उस आदर्श राज्य से पूरी तरह भिन्न होगा। किस प्रकार भिन्न होगा कि जहां आदर्श राज्य में न्याय को मूलभूत संकल्पना माना गया, सर्वोच्च सद्गुण माना गया और आदर्श राज्य का नेतृत्व दार्शनिक शासक को सौंप दिया गया, विवेक के शासन की स्थापना की गई। इसके विपरीत प्लेटो अपने इस व्यवहारिक जगत के आदर्श राज्य में, ध्यान से सुनिए, व्यवहारिक जगत के आदर्श राज्य में वह दार्शनिक शासन के स्थान पर किसके शासन की बात करता है? वह विधि के शासन की बात करता है, कानून के शासन की बात करता है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है। किसके स्थान पर? विवेक के स्थान पर, दार्शनिक शासन के स्थान पर वह किसकी बात कर रहा है? रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है। तो इस प्रकार वह न्याय को सर्वोच्च सद्गुण के रूप में नहीं देख रहा है, वह यहाँ एक दूसरे गुण को सर्वोच्च सद्गुण के रूप में देख रहा है। उसे राज्य का आधार बनाना चाहता है और वह शिक्षा प्रणाली में भी संशोधन करना चाहता है। वह साम्यवाद के सिद्धांत को पूरी तरह से नकार देता है। तो यहाँ प्लेटो का जो उपादर्श राज्य है वह अपने पूर्ववर्ती आदर्श राज्य से, जो कि रिपब्लिक में जिसका वर्णन किया गया, रेखांकन किया गया, उससे पूरी तरह भिन्न है। तो प्लेटो का ये उपादर्श राज्य जो है, इस उपादर्श राज्य कैसा था, क्या इसकी विशेषताएं थी, क्या इसमें शासन प्रणाली थी, शासक का व्यक्तित्व कैसा था, राज्य और जनता के बीच क्या संबंध थे, इनके बारे में आज हम इसकी विशेषताओं में बात करेंगे। प्लेटो का उपादर्श राज्य, जिसे सेकंड बेस्ट स्टेट ऑफ प्लेटो भी कहा जाता है, तो इस सेकंड बेस्ट स्टेट ऑफ प्लेटो की उपादर्श राज्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ प्लेटोज सेकंड बेस्ट स्टेट? तो हम देखें कि साहब प्लेटो अपने इस उपादर्श राज्य के सिद्धांत में कौन से सर्वोच्च सद्गुण की बात कर रहा है? आत्मसंयम की बात कर रहा है। आत्मसंयम, पहले जहां उस आदर्श राज्य में उसने इस पर बल दिया, न्याय पर बल दिया, वह अब किसकी बात कर रहा है? आत्मसंयम की बात कर रहा है। आत्मसंयम की बात क्यों कर रहा है? प्लेटो ये मानता है कि व्यक्ति के अंदर जो प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने के लिए उसे अपने आप के अंदर क्या होना चाहिए? और यह सर्वव्यापी होना चाहिए, शासक में भी होना चाहिए और जनता में भी होना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति सार्वजनिक हित को समझ सके, अपने स्वार्थ को छोड़ सके और अन्य सद्गुणों का विकास, अन्य सद्गुणों का उपयोग या अन्य सद्गुणों का लाभ भी तब हो पाएगा जब व्यक्ति किसका अनुसरण करेगा? आत्मसंयम के सद्गुण का। तो इसे आत्मसंयम को सर्वोच्च सद्गुण के रूप में रेखांकित किया गया है, माना गया है। किसमें? प्लेटो के उपादर्श राज्य में। प्लेटो के उपादर्श राज्य की महत्वपूर्ण जो सबसे केंद्रीय विषय वस्तु है वो है विधि, लॉ, कानून। तो ये कानून क्या है? कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? कानून का क्या महत्व है? क्या इसकी उपयोगिता है? तो सबसे पहले प्लेटो कहता है कि साहब कानून जो है वह आत्मा का, आत्मसंयम का और विवेक की एक सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। अर्थात कानून में सभी तत्व दिखाई दे रहे हैं उसको, उसे आत्मसंयम भी दिखाई दे रहा है, उसे विवेक भी दिखाई दे रहा है और हम देखें कि उसमें मानवीय आत्मा का तत्व भी दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार में मानता है कि कानून जो है वह मानवीय विवेक की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है और उसमें अनुभवों के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त किया है, उस अनुभव आधारित ज्ञान के आधार पर ही किसका निर्माण किया जाता है? कानूनों का निर्माण किया जाता है। इसमें आवश्यकता भी निहित होती है। तो इस प्रकार, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, ये विधि जो है, यह विधि किसकी सिद्धि करती है? सामान्य हित की, कॉमन इंटरेस्ट की, अर्थात जो सबके हित में है। प्लेटो ये कहता है व्यक्ति सामान्यतः क्या होता है साहब? स्वार्थी होता है और वह अपने हित के बारे में सोचता है, परंतु राज्य का कल्याण जो है वो किसमें है? सामान्य हित में है, सार्वजनिक हित में है। तो व्यक्ति अपने स्वार्थ को छोड़े और अपना आचरण, अपना व्यवहार किसके अनुरूप करे? सामान्य हित के अनुरूप अपना आचरण करे। इसके लिए जरूरी है कि उसके ऊपर किसका नियंत्रण स्वीकार होना चाहिए? कानून का नियंत्रण स्वीकार होना चाहिए। और यह कानून का नियंत्रण जो है वह शासित के साथ साथ यह नियंत्रण किसके ऊपर भी है? शासक के ऊपर भी है। अर्थात यह विधि जो है वह सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक से यहाँ मतलब ये है कि वह सभी के ऊपर सर्वव्यापक है, उसके अधीन सब कुछ है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वह अपने इस उपादर्श राज्य में विधि को क्या मान रहा है? संप्रभु। संप्रभु का मतलब होता है सर्वोच्च। तो यहाँ विधि की संप्रभुता, विधि की सर्वोच्चता
स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया है। और विधियां जो हैं वह क्या है कि विभिन्न कुटुंबों में, विभिन्न परिवारों में, विभिन्न कुलों में कई प्रथाएं परंपराएं चली आ रही होती हैं। उन प्रथाओं परंपराओं में कई बार विरोधाभास देखने को मिलता है। तो उन सबके बीच में समन्वय, सामंजस्य स्थापित करने के लिए उनमें जो सामान्य तत्व हैं, उन सामान्य तत्वों को संहिताकरण उनको लिख लिया जाता है और उनमें हम विवेक का तत्व भी समाहित कर देते हैं। इस प्रकार कानून का निर्माण हो जाता है और इन कानून का पालन करने के लिए सभी को इन्हें अनुसरण करना क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। तो कानून का निर्माण करने से, कानून का पालन करने से हमें राज्य में सामंजस्य देखने को मिलता है, हमें राज्य में एकता देखने को मिलती है, हमें राज्य में स्थायित्व देखने को मिलता है। तो इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसका अनुसरण करना जरूरी है? कानूनों का अनुसरण करना जरूरी है। विधि की जो है, क्योंकि सामान्यतः प्लेटो ये मान रहा है कि सार्वजनिक हित को समझने की क्षमता नहीं होती और कई बार क्षमता भी होती है व्यक्ति में सार्वजनिक हित को समझने की, तो वह अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के अपना आचरण करता है। तो ऐसी परिस्थिति में प्लेटो का ये मानना है कि व्यक्ति को स्वार्थ के स्थान पर सार्वजनिक हित के अनुसार आचरण करने के लिए विधि का नियंत्रण जरूरी है। इसके अलावा हम देखें कि विधि को वो सर्वव्यापी मानता है, सार्वभौमिक मानता है, अर्थात वह सभी के लिए, सभी वर्गों के लिए, शासक के लिए भी और शासित के लिए भी समान रूप से विधि का नियंत्रण स्वीकार करता है। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली, देखिए रिपब्लिक में भी काफी व्यापक तरीके से शिक्षा प्रणाली के बारे में बात की गई और इस शिक्षा प्रणाली को वह महत्वपूर्ण मानता है। इस कारण उसने लॉज में भी शिक्षा प्रणाली को राज्य द्वारा संचालित करना स्वीकार किया है। तो शिक्षा के ऊपर उसने क्या कहा है? शिक्षा राज्य द्वारा संचालित होगी, शिक्षा सभी के लिए समान उपलब्ध होगी, अर्थात ऐसा नहीं है किसी वर्ग विशेष के लिए शिक्षा या कुलीन तंत्रीय शिक्षा की बात वो नहीं करता, वह शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना चाहता है, सबको समान रूप से उपलब्ध कराना चाहता है। और साथ ही वह स्त्रियों के साथ साथ पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी शिक्षा की बात करता है और वो यहाँ संशोधन करता है लॉज में कि शिक्षा की जो उम्र है आयु 25 वर्ष तक होगी और वह इसको 3 भागों में बांटता है, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। और हम देखें कि कानूनों के निर्माण की क्षमता उस शिक्षा से प्राप्त नहीं हो सकती, ये लंबे अनुभव और विवेक के आधार पर प्राप्त होती है। तो वह कानून को निरंतर इस अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त करने की बात कहता है। तो यहाँ अपन कह रहे हैं प्लेटो राज्य की शिक्षा प्रणाली को सब किसी को वंचित करने की बात नहीं करता, समान रूप से शिक्षा प्रदान करने की बात करता है। लॉज में राज्य संबंधी विचार, राज्य को व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए, विकास के लिए, सामान्य हित की सिद्धि के लिए और लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण संस्था के रूप में, सर्वोच्च संस्था के रूप में किसको स्वीकार किया गया है? राज्य की भूमिका को स्वीकार किया गया है। लोक कल्याण के लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए राज्य की भूमिका को स्वीकार प्लेटो अपने इस उपादर्श राज्य में करता है। पर राज्य कैसा होगा, क्या इसकी प्रकृति होगी और इसमें शासन की प्रणाली क्या होगी, तो इसके भौतिक स्वरूप के साथ साथ प्लेटो इसके आत्मिक स्वरूप के बारे में भी बात करता है। प्लेटो इसके भौतिक स्वरूप में इसकी भौगोलिक अवस्थिति की बात करता है, ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करता है। ज्योग्राफिकल लोकेशन में ये कहता है कि आकार में बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, अपितु राज्य ऐसा होना चाहिए जो अपनी खाद्यान्न संबंधी या अन्य आवश्यकताएं स्वयं के स्तर पर पूरा कर सके। इसके अलावा प्लेटो ये भी मानता है कि यह राज्य की अवस्थिति, लोकेशन इस प्रकार होनी चाहिए कि शत्रु आसानी से नहीं पहुंच सके। और इसके अलावा वो यह भी कहता है कि समुद्र तट से दूर राज्य स्थित होना चाहिए। तो इस प्रकार की सामान्य बातें वह राज्य की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में कहता है और साथ ही वह राज्य की जनसंख्या के बारे में भी हमारा मार्गदर्शन करता है। प्लेटो ने उस जमाने में अपनी पुस्तक लॉज में एक आदर्श राज्य की जनसंख्या के लिए कितनी जनसंख्या बताई? 5040 की जनसंख्या बताई और उसने ये कहा कि इसमें विदेशी और दास शामिल नहीं है, अर्थात नागरिक शामिल हैं जो शासन संबंधी कार्यों को करते हैं। अब देखिए उस जमाने में तो 5040 की जनसंख्या जो थी इसको उसने निर्धारित किया है और सीमित जनसंख्या का समर्थन किया है। राज्य की जन्म दर पर नियंत्रण की बात कही है राज्य के द्वारा और साथ ही उसने ये भी कहा है कि राज्य अपनी जनसंख्या जो है उसको बढ़ने ना दे। तो अब उस समय के हिसाब से ये तर्कसंगत रहा होगा, परंतु आज जब विशाल जनसंख्या वाले राज्य हमें दुनिया भर में दिखाई देते हैं तो यह हमें प्रासंगिक उचित प्रतीत नहीं होता।
इसके अलावा हम देखें सामाजिक संगठनों का स्वरूप क्या होगा राज्य में, तो देखिए प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में सबसे प्राइमरी जो सोशल इंस्टीट्यूशन थे अपने, एक तो था सब परिवार और दूसरा हम देखें विवाह, इन दोनों को ही समाप्त कर दिया था। प्लेटो ने अपनी इस भूल को, अपनी इस गलती को संशोधित किया, सुधारा और पुनः अपनी इस लॉज नामक पुस्तक में इन दोनों ही महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाओं को पुनः महत्वपूर्ण आधार के रूप में स्वीकार किया है कि साहब परिवार बहुत जरूरी है और नैतिक सद्गुणों की प्रथम पाठशाला के रूप में परिवार की भूमिका है। इसी के साथ साथ उसने विवाह को भी अनिवार्य माना है कि व्यक्ति के जीवन में अगर पूर्णता प्राप्त होती है, नैतिकता प्राप्त होती है, धार्मिकता प्राप्त होती है, वो विवाह के माध्यम से ही प्राप्त होती है, तो वह अनिवार्य स्वरूप में विवाह को स्वीकार करता है। तो जहां उसने सपत्नियों का और संपत्ति का साम्यवाद माना था, उसने यहाँ इसको खारिज कर दिया अपने इस उपादर्श राज्य में। इसके अलावा उसने आर्थिक स्थिति के बारे में राज्य में, कि राज्य में जो अर्थव्यवस्था है वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि आर्थिक संसाधनों पर जो नियंत्रण है वह नियंत्रण इस प्रकार से हो कि राज्य में, समाज में बहुत ज़्यादा आर्थिक असमानता पैदा ना हो। तो आर्थिक असमानता को सीमित करने के लिए उसने वर्गों के लिए विभिन्न अनुपात में संपत्ति के नियंत्रण की बात कही है। उसने निजी संपत्ति को स्वीकारा है, उसने कृषि के उत्पादन को निजी रूप में स्वीकारा है, मकान को स्वीकारा है या अन्य भूमि को स्वीकारा है, परंतु उसने अनैतिक तरीकों से संपत्ति के अर्जन को स्वीकार नहीं किया है। इसके अलावा प्लेटो अपने राज्य में स्त्रियों की स्थिति को लेकर के बड़ा ही सजग है और आज इस रूप में वह हमें आधुनिक प्रतीत होता है कि वह स्त्रियों की भूमिका को सिर्फ परिवार की चार दीवारी तक सीमित नहीं रखता, अपितु वह स्त्रियों की भूमिका को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उन्हें शासन संबंधी कार्यों में भी भाग लेने का मौका देकर के यह सिद्ध करता है कि प्लेटो एक व्यवहारिक या आधुनिक संदर्भ में भी प्रासंगिक है। इसके अलावा हम देखें प्लेटो राज्य में शासन प्रणाली के तौर पर किस व्यवस्था का प्रतिपादन करता है। देखिए प्लेटो ने अपनी दूसरी पुस्तक स्टेटसमैन में राज्य के संविधानों के वर्गीकरण की बात कही है, तो उसमें उसने ये बताया कि मिश्रित संविधान सर्वश्रेष्ठ है। और मिश्रित संविधान में क्या क्या शामिल है, उसने कहा कि मिश्रित संविधान दो प्रकार के संविधानों को मिलाकर के, दो प्रकार की शासन प्रणालियों को मिलाकर के, राजतंत्र और दूसरा कौन सा, प्रजातंत्र। राजतंत्र में विवेकशील व्यक्ति शासन का संचालन करेगा, नेतृत्व करेगा और साथ ही उसके ऊपर किसका नियंत्रण होगा, जनता का नियंत्रण होगा। ऐसी भावना कौन सी व्यवस्था में होती है, प्रजातंत्र में। तो इन दोनों की अच्छाइयों को मिलाकर के उसने एक मिश्रित संविधान का प्रतिपादन किया और इसमें हम देखें विवेक और वासना क्षुधा ये दोनों ही गुण मौजूद हैं, तो समाज में सामंजस्य स्थापित होगा, समाज में हम देखें कि एकता स्थापित होगी। तो इस रूप में वह मिश्रित संविधान का समर्थन करता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्लेटो ने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया, पूरी तरह से अपने आप में संशोधन कर लिया। वह आदर्श के घोड़े से, वह स्वप्नों की उड़ान से नीचे उतरा, यथार्थ में व्यवहारिक धरातल पर आया और उसने अपने आसपास देखा कि ये सब चीजें संभव नहीं है, तो जो संभव है उसी की बात की जाए। तो प्लेटो ने अपने आप को संशोधित किया और यह संशोधन हमें किसमें देखने को मिला, लॉज में देखने को मिला, उसकी अंतिम पुस्तक में। और यहाँ उसने किसके ऊपर बात की थी, उपादर्श राज्य की बात की थी और उपादर्श राज्य में हमने इन बातों को देखा। हम देखें कि प्लेटो ने अपने उपादर्श राज्य में जो ये विधि की शासन की बात कही है या संपत्ति की बात कही है या मिश्रित संविधान की जो बातें कही हैं, वही बातें हमें दिखाई देती हैं किसमें, उसके शिष्य कौन, अरस्तु में। तो अरस्तु भी अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में, अपने राजनीतिक चिंतन में अपने गुरु प्लेटो के इन तत्वों को स्वीकार करता है, यहाँ से अपनी बात प्रारंभ करता है। तो एक टिप्पणी की जाती है, कोटेशन, एक व्याख्या, एक कोटेशन हमारे सामने आती है और वो सिज्विक महोदय की आती है। सिज्विक महोदय क्या कहते हैं कि अरस्तु उस स्थान से शुरू करता है जहां प्लेटो अंत करता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्लेटो ने अपनी अंतिम पुस्तक लॉज में जिन बातों के बारे में बात की थी, अरस्तु ने उन्हीं बातों से, उन्हीं सिद्धांतों से, उन्हीं राजनीतिक विचारों से अपने चिंतन को शुरू किया। तो इस प्रकार प्लेटो का राजनीतिक चिंतन जो है वो हमें इस रूप में उपयोगी दिखाई देता है कि उसमें कुछ ऐसे सार्वभौमिक तत्व हैं जो आगे आने वाले राजनीतिक चिंतकों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में, एक प्रेरणा के रूप में, एक प्रारंभकर्ता के रूप में हमें दिखाई देते हैं। चाहे हम अरस्तु के राजनीतिक चिंतन की बात करें, चाहे हम मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की बात करें, या हम डायसी के रूल ऑफ लॉ की बात करें, या हम संविधानवाद की बात करें, तो ये संविधानवाद की शासन सत्ता के ऊपर कानून का नियंत्रण सीमित होनी चाहिए, यह बात हमें प्रारंभिक स्वर में
मूलभूत स्वर में किसके चिंतन में दिखाई देती है? प्लेटो के चिंतन में दिखाई देती है। और बाद में यही बातें रूसो या मोर जैसे राजनीतिक चिंतकों के चिंतन में भी हमें प्रतिध्वनित होती हैं। तो इस प्रकार प्लेटो का राजनीतिक चिंतन जो है वह रिपब्लिक के आदर्श से लॉज के यथार्थ पर हमें दिखाई देता है। धन्यवाद। आप इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो आप दूसरे विद्यार्थियों के साथ शेयर भी जरूर करें। और जो भी आपकी जिज्ञासा है वो नीचे कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।